रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर की कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने क्या स्टडी करना है। 6.1 शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी। हमने विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करना है कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी जो है बेसिकली हमारे पास अगर फ्लूइड मूव कर रहा हो तो हमें पता है कि फ्लूइड की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और अगर फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो नहीं करने देती, उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर को मूव नहीं करने देती। तो हम ये कहेंगे कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है किसका, फ्लूइड का, किसके दरमियान में, बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर की मोशन को अपोज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था अब उसकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जिस चीज़ की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप वाटर लें, साथ में आप हनी लें, शहद लें, आप दोनों को फ्लो करवाएं। आप देखेंगे कि वाटर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, शहद जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है। इसके बैकअप पे रीज़न क्या है कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और उसकी जो लेयर्स हैं उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ईज़िली मूव नहीं कर सकता। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी मटेरियल की कितनी विस्कोसिटी है तो उसके लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको ग्रीक लेटर ईटा से शो किया जाता है। इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है, जो ये बताता है कि फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर को मूव करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। वो कहते हैं कि ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन करें कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। 6.2 को डिस्कस करते हैं। हमने ड्रैग फोर्स को पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि पहले ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन करें, फिर आप ये बताएं कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव करता हुआ नीचे आ रहा है तो उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। अब उस पर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ड्रैग फोर्स बेसिकली कैसी फोर्स होती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में मूव करवाएं, आप वाटर की बात करें या आप एयर की बात करें, क्योंकि एयर भी फ्लूइड है हमारे पास, वाटर में या एयर में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करवाएं तो फ्लूइड जो है उसको मूव नहीं करने देगा, रेजिस्टिव फोर्स ऑफर करेगा। उस रेजिस्टिव फोर्स को क्या बोला जाता है, ड्रैग फोर्स। इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आप पे फोर्स एक्ट करती है जो कि आपको हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है, तो उस फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F = 6 पाई आर ईटा। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू V। अब हमारे पास 6 पाई जो है ये भी कांस्टेंट है। फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। रेडियस किसका, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और किस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है। और साथ में किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड, कि वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो हम इस फार्मूला से बता सकते हैं कि हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है एंड स्पीड पे डिपेंड कर रही है। और यही हमसे पूछा गया था कि पहले ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन करें। तो हम यही कहेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो फ्लूइड जो है उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसकी मोशन जो है वो कम हो जाती है। तो उस रेजिस्टिव फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है। और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ रेडियस पे डिपेंड कर रही होती है। किसका रेडियस, कोई भी ड्रॉपलेट जो है अगर वो मूव कर रहा है उसका रेडियस, उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड उसी ड्रॉपलेट की स्पीड।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जाता है, वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। कि अगर आपके पास कोई भी फॉग ड्रॉपलेट है तो वो एयर में सस्पेंडेड क्यों होता है। तो इसके बैकअप में क्या रीज़न होती है, यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 6.3 में आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई फॉग ड्रॉपलेट है तो वो हवा में सस्पेंड हुआ हमें नज़र क्यों आता है। ये फॉग ड्रॉपलेट हो गया और हमें पता है इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस पर लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, ये फ्लूइड में मूव कर रहा है। फ्लूइड में मूव कर रहा है तो इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, 6 पाई आर ईटा वी। अब हमें पता है कि जब ड्रॉपलेट अगर नीचे मूव करके आ रहा है फ्लूइड के अंदर तो उस पर फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। वो कौन सी फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स इसके वेट के इक्वल हो जाएगी तो उस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की या इस ड्रॉपलेट की या इस फॉग के ड्रॉपलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में इक्वल हैं तो इस पार्टिकल को यहाँ पे सस्पेंड हो जाना चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, सस्पेंड हो जाना चाहिए। बट अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है उस पर दो फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो उस सूरत में पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी इतनी कम होती है कि हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड है। अब हम यहाँ से ये कहेंगे कि F इज इक्वल टू F और W की फोर्सेस आपस में क्या है, बराबर हैं। F क्या है, 6 पाई आर ईटा V किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है। अब आप देखें ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। इक्वल होने की वजह से ये पार्टिकल हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ पे स्टॉप हो गया है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। आप यहाँ से v को सेपरेट करें, v किसके बराबर आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाय 6 पाई r एंड ईटा। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, mg के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फॉग का ड्रॉपलेट जो था इसका वेट बहुत कम था। इसका वेट कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या थी, बहुत कम थी। तो हमें वो मूव करता हुआ नज़र नहीं आया, हमें ये लग रहा था कि ये पार्टिकल जो है वो इधर ही सस्पेंड हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6.4 क्या है, वो कहते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। हमने लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान में डिफरेंस बताना है कि लैमिनर फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। 6.4 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लैमिनर फ्लो क्या होता है। आप कोई भी इस तरह का पाइप कंसिडर करें, अगर इसमें फ्लो इस तरह से हो कि हर लाइन जो है, हर लेयर जो है वो अपना ही पाथ किसी अपने ही पाथ के अलॉन्ग चलती जा रही हो, किसी दूसरी लेयर को डिस्टर्ब ना करे, तो उसको क्या बोला जाता है, लैमिनर फ्लो। इसको लैमिनर फ्लो भी बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोला जाता है एंड स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये फ्लूइड के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल मूव करके आगे जा रहा है तो उसके पीछे जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी इसी पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल की मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई लेयर किसी दूसरे पार्टिकल की लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो हमारे पास स्मूथ फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, इसको हम लैमिनर फ्लो का नाम दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अगर फ्लो इस तरह से है कि ये एक लेयर मूव करती हुई जा रही है और इसी के अंदर दूसरी लेयर मिक्स हो रही है और सारी की सारी लेयर जो है आपस में मिक्स हो रही है और फ्लो जो है हमारे पास इर्रेगुलर सा फ्लो है, तो इस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है या इर्रेगुलर फ्लो बोला जाता है। और अगर लेयर जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो, एक ही पाथ को फॉलो कर रही हो, तो उस फ्लो को क्या बोला जाता है, लैमिनर फ्लो बोला जाता है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 6.8। उसमें ये पूछा जाता है टू रोबोट्स
मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि अगर दो बोट्स हैं, दो कश्तियाँ हैं, अगर वो मूव करती हुई जा रही हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बैकअप पे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीज़न है कि अगर दो कश्तियाँ हैं वो फ्लूइड में, पानी में मूव करती हुई जा रही हैं तो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बैकअप पे क्या रीज़न है? आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ये समझ लें ये कोई वाटर का फ्लो है। अब क्या होगा, यहाँ पे दो बोट्स हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये दोनों मूव करते हुए आगे जा रही हैं इस डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे कि इनकी स्पीड ज़्यादा है। इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जब हम लेयर्स को करीब बनाते हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेटर होती है। स्ट्रीम लाइन जब करीब होती है तो वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेटर। जब दो कश्तियाँ मूव करती हुई आगे जा रही हैं तो इनके दरम्यान में जो फ्लूइड है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन कि अगर स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? प्रेशर लेस हो जाता है। अगर इस जगह पे प्रेशर कम हो गया है तो इन दो बोर्ड्स के एक्सटर्नल साइड पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब जो प्रेशर है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इधर से प्रेशर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। प्रेशर जो है वो इस साइड पे ज़्यादा है और इस साइड पे ज़्यादा है और दरम्यान में प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से बोट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9 की। वो बोलते हैं कि एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। कि अगर कोई क्रिकेट बॉल मूव कर रही है तो उसमें स्विंग क्यों प्रोड्यूस होता है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी बॉलर बॉल को फेंकता है तो बॉल पहले सीधी जा रही होती है, बट सीधी जाते जाते अपने पास से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसमें स्विंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि वो स्विंग क्यों प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करें बॉल की 6.9 को डिस्कस कर रहे हैं, स्विंग तब प्रोड्यूस होगा कि अगर बॉल की दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस को रफ़ होना चाहिए और एक सरफेस को स्मूथ होना चाहिए, ये कंडीशन है। स्विंग प्रोड्यूस तभी होगा जब एक सरफेस रफ़ होगी, दूसरी सरफेस क्या होगी? स्मूथ होगी। उस केस में क्या होगा, हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास सरफेस ऊपर वाली जो है वो स्मूथ है और नीचे वाली जो है ये क्या है? रफ़ सरफेस। ये अक्सर हम देखते हैं जो बॉलर होते हैं जिन्होंने हाथ में बॉल पकड़ी है वो अक्सर बॉल को अपनी बॉडी के साथ रब कर रहे होते हैं। वो करते क्या हैं? असल में वो उस बॉल की सरफेस को स्मूथ कर रहे होते हैं। अब ऊपर वाली सरफेस आप समझे स्मूथ है, नीचे वाली सरफेस क्या है? रफ़ है। अब क्या होगा, यहाँ से एयर फ्लो करके आगे जाएगी। अब स्ट्रीम लाइन में करीब बना रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर की जो स्पीड है वो क्या है? ज़्यादा है। बॉल की ये सरफेस जो स्मूथ है, अगर बॉल मूव करती हुई आगे जा रही है तो आप देखेंगे कि वो एयर में से पास होगी। एयर में से पास होगी तो जो सरफेस स्मूथ होगी उधर से एयर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और जो सरफेस रफ़ होगी वहाँ पर एयर की स्पीड क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे अगर स्पीड जो है वो लेस है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। जहाँ पे अगर स्पीड जो है वो ग्रेटर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब प्रेशर ऊपर जो है वो कम हो गया है और नीचे प्रेशर क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या करेगी बॉल, जो पहले सीधी मूव करती हुई जा रही थी, नीचे प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया। ये बॉल अपने सीधे इस पाथ पे जाने के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके बैकअप में रीज़न क्या थी? एक सरफेस रफ़ थी, दूसरी सरफेस क्या थी? स्मूथ थी। जो सरफेस स्मूथ थी वहाँ से एयर ज़्यादा पास हुई। जब एयर ज़्यादा पास हुई वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। बट जो सरफेस रफ़ थी वहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी लेस हो गई, प्रेशर ग्रेटर हो गया। तो ड्यू टू दिस रीज़न बॉल जो है अपने सीधे रास्ते पे जाने के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह से बॉल में स्विंग पैदा। 6.10 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि मोटर कार में यूज़ होने वाला कार्बोरेटर किस तरह से बर्नौलीज़ इक्वेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
तो बर्नौलीज़ इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल है जिसको हम यूज़ करेंगे और कार्बोरेटर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक वेंचुरी डक्ट होती है, यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल इनलेट होगा। इस इनलेट को एक पाइप के थ्रू पेट्रोल के टैंक के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब यहाँ से एयर मूव करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एरिया में, इस रीजन में जो स्ट्रीम लाइंस हैं एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं तो हमें पता है कि उस पॉइंट पे क्या होती है, स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है या हाई होती है। जिस जगह पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा और स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम इस पाइप में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो फ्लूइड है वो इजीली मूव कर सकेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम कह सकते हैं कि कार का कार्बोरेटर जो है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन के प्रिंसिपल पे किस तरह से वर्क करता है कि स्ट्रीम लाइन जहाँ पे ज़्यादा करीब होती हैं वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। प्रेशर के इस पॉइंट पे लो होने की वजह से इस डक्ट में प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस रीज़न की वजह से पेट्रोल जो है वो ईजिली मूव कर सकता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर।